तो ये लड़ाई दो तरीके से है, प्रतापगढ़िया वर्सेस छत्तीसगढ़िया के। ये छत्तीसगढ़िया विधायक, छत्तीसगढ़ का एक ही चमन, डॉक्टर रमन। अरे आपको पता है, ये देखो सिर्फ 2 वादे पूछूंगा, 36 वादे को तो कोई याद नहीं रखता। सिर्फ 2 वादे, जी। दारूबंदी हुई, क्या शासकीय कर्मचारी को नियमित किया गया? आखिरी तक रगड़ के मर गए, लेकिन उनको नियमित नहीं किया गया। पूरी जनता जानती है कि जब दारू चल रहा था तो चखना सेंटर कौन चला रहा था, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, उस चीज को स्वीकार करते हैं और उसकी सजा मिली, 15 सीट में आए ना। आपके अंदर में अगर शिक्षा की इतनी उलझ जगी हुई है तो आप नया स्कूल स्टैब्लिश करिए। मैं सिर्फ एक ही नारा बोलूंगा, बदलबो ये दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। ये दारी भाजपा के सरकार। ये देखिए। नमस्कार, मैं कुलदीप। छत्तीसगढ़ में द ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है, आप जानते हैं, और मैं राजनांदगांव सीट पर हूं, जो इस प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक गिनी जाती है। कारण यहाँ से लड़ते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, एक अरसे से यहाँ से चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस किसको चुनाव लड़ाए, ये कई साल से उनके लिए एक मसला रहा है। पिछली बार करुणा शुक्ला, जो अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी हैं, उनको बाहर से लाकर, उनका यहाँ से कोई सीधा रिश्ता नहीं था, कांग्रेस ने टिकट दिया, लड़ाया, जीत का अंतर उन्होंने कुछ कम भी किया, पर वो हरा नहीं पाई रमन सिंह को। इस बार भी भूपेश बघेल ने अपने मित्र, बल्कि रायपुर के पत्रकार जो कहते हैं कोट अनकोट, अपने अभिन्न मित्र, अपने सहपाठी गिरीश देवांगन को यहाँ से टिकट दिया है, जो खनिज विकास निगम में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं। पहला चुनाव है उनका, संगठन में रहे हैं इसके पहले, प्रदेश कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं, पर चुनाव उनका पहला है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अभिन्न मित्र गिरीश देवांगन के बीच का ये मुकाबला इस सीट पर हो रहा है। रायपुर के पत्रकार ये भी कहते हैं कि एक तरह से इसको यूं ही समझा जाए कि मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ की सीट की राजनीतिक हलचलों की जानकारी पहले से ज़्यादा इस बार ले रहे हैं, निगरानी ज़्यादा है इस बार। तो यहाँ के चुनावी मुद्दों पे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की फ़िज़ा को भी समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मेरे साथ हैं। मैं बातचीत की शुरुआत कांग्रेस से करता हूं, क्योंकि वो इस सीट पर विपक्ष में हैं। निखिल जी हमारे साथ हैं, निखिल द्विवेदी, और आप पर्यटन बोर्ड के मेंबर हैं, NSUI के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं आप जी। गिरीश देवांगन जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं रमन सिंह के खिलाफ। रमन सिंह को हराने में बहुत पसीने छूटते हैं, मतलब वो हरा नहीं पाती है अभी तक कांग्रेस। पूरे प्रदेश में आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहता है, क्या तैयारी है इस बार? चुनावी मुद्दों को लेकर जनता से मिला जा रहा है, सरकार के जो विकास कार्य हैं उनको लेकर जनता से जाकर बताया जा रहा है। जनता में एक बहुत उत्साह का माहौल है और कांग्रेस निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव जीतेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाहरी प्रत्याशी का आरोप लगाते आ रही है कि गिरीश देवांगन बाहरी हैं, तो इनके जो प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो खुद बाहरी हैं, वो कवर्धा में रहते हैं और वो बेसिकली उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के हैं। तो ये लड़ाई दो तरीके से है, प्रतापगढ़िया वर्सेस छत्तीसगढ़िया के। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की लड़ाई है, छत्तीसगढ़िया जानता है कि किसको चुनाव जिताना है, और गिरीश देवांगन भारी मतों से राजनांदगांव से चुनाव जीतेगी। ये जब ये बात ये कह रहे हैं, कांग्रेस कई बार ये बात इस बार के चुनाव में कह रही है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह भी बाहरी हैं, हालांकि वो 3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक अरसे से यहाँ से विधायक बनते हुए आ रहे हैं। कैमरा मुझे मालूम नहीं दिखा पाएगा या नहीं, पर सामने एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा है ए दारी भांजा आही। इसका मतलब है इस बार भांजा आएगा, और वो भांजा से इनकी मुराद गिरीश देवांगन साहब से है, क्योंकि ये जो मेरे इस तरफ वाले मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनका ये कहना है कि गिरीश देवांगन का इस सीट से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। तब इन्होंने बताया गिरीश देवांगन के, साहब मेरा मामा का घर यहाँ पर है। क्या है साहब यहाँ का बड़ा चुनावी मुद्दा? ये कह रहे हैं कि रमन सिंह भी बाहरी हैं, अगर इस लॉजिक से आप देखेंगे तो। देखिए, ये तो सोचने वाली बात है। पहले परिचय दे दीजिए। मैं मोनू बहादुर सिंह, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा राजनांदगांव। देखिए, सोचने वाली बात है, 15 साल जो व्यक्ति, जो नेता इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जो नेता इस विधानसभा से राजनांदगांव के 3 बार विधायक रहे, उनके खिलाफ आरोप लगाने के लिए इनके पास एक ही बात है कि वो बाहर के हैं और बाहरी है। इसके अलावा इनके पास और कोई आरोप नहीं है। विकास इस राजनांदगांव पूरे छत्तीसगढ़ में, और राजनांदगांव विधानसभा की बात करूं तो जो विकास पे जनता का भरोसा हुआ है, 15 साल से लगातार जनता का भरोसा बना हुआ है, इस बार भी वो भरोसा बना रहेगा। और दूसरा, ये जो बाहरी कर रहे हैं,
जो इनके भाचा अचानक वैसे राजनांदगांव के कैसे भाचा हो गए, तो बाकी मामा लोग खुद ही यहाँ राजनांदगांव के पूछ रहे कि हमारे गिरीश देवांगन भाचा कब हो गया। दूसरा भाचा मैं बता दूं, सिंस बहुत सारे लोग उत्तर भारत के और अन्य हिस्सों से सुन रहे हो, जिसको आप भांजा कहते हैं वहाँ पर, यहाँ पर भांचा कहते हैं, बस जा और चा का फर्क है जी। तो ये खुद खरोरा से आए हैं, मतलब उनके लिए तो हमारी पार्टी का नारा भी है कि गिरीश देवांगन यहाँ के गिरीश है छत्तीसगढ़ में, और जनता भी ओला गिरा ही। नहीं, लेकिन उसमें क्या नाम भाई साहब आपका? आलोक श्रोती। आलोक जी, एक बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री ने अपने सहपाठी को, अपने बहुत ख़ास दोस्त को टिकट दिया है। उनके बारे में जो किंवदंतियाँ चलती हैं वो ये कि वो एक थाली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ भोजन करने की इस स्तर की दोस्ती रखते हैं। तो मुख्यमंत्री की सीधी नज़र है इस बार, तो थोड़ा मुकाबला इस बार कांटे का होगा क्या पहले के मुकाबले? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो मुख्यमंत्री जी के सहपाठी हैं, इस कारण से अगर उनको यहाँ टिकट दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने दावेदारी की है अपने सहपाठी के लिए, उन कार्यकर्ताओं को पीछे करके अगर वो लाएंगे तो ये कांग्रेस में ही आपसी उलझन पैदा करने वाली स्थिति है। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेसी राजनांदगांव के एकजुट हो करके उनके लिए प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि सहपाठी होने के नाते उनको टिकट दी गई है। और यहाँ पर बहुत सारे दावेदार भी थे, लोकल में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कई वर्षों से नेता है जो काम कर रहे हैं पार्टी का, उनको दरकिनार करना सिर्फ सहपाठी के लिए समझ के परे है। निखिल जी, मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा है कि जब आप किसी बाहर के व्यक्ति को लाते हैं, उसके लिए टर्म है पैराशूट कैंडिडेट। यहाँ सीधा रिश्ता नहीं था, राजनीति में भी वो सक्रिय यहाँ की में नहीं थे गिरीश देवांगन साहब। तो ये स्थानीय स्तर पर मेहनत कर रहे और टिकट चाह रहे बहुत सारे स्थानीय नेताओं का हित भी इसमें अहित होता है, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे थे, टिकट चाह रहे थे। उस स्तर पर कांग्रेस में गतिरोध, असहमति, मतभेद, इस तरह की खबरें बीजेपी की ओर से उड़ाई जा रही हैं। कैसे आप कहेंगे कि नहीं साहब, ये रहा सबूत कि हम लोग एकजुट हैं? गिरीश देवांगन राजनांदगांव के भांचा हैं। जिस तरीके से आपने बोर्ड को पढ़ा है, भांचा मतलब भांजा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि राम जी यहाँ के भांजे थे, उनका ननिहाल छत्तीसगढ़ था। राजनांदगांव में उनका मामा घर है, बचपन से आते जाते रहे हैं। जैसा कि मैं भी जब छोटा था तो अपनी मम्मी के साथ गर्मी छुट्टी में अपने मामा घर में ही पला बड़ा, वहाँ की संस्कृति संस्कार लोगों को जानता हूँ। सेम स्थिति गिरीश देवांगन यहाँ के लोगों से भली भांति परिचित हैं। निरंतर 5 वर्षों से वो लगातार जनता के बीच में काम करते आ रहे हैं। विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने का काम गिरीश देवांगन जी ने किया है। निरंतर कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस का काम करने का काम किया है। रही बात स्थानीय नेताओं इस की, क्षेत्र में तो नहीं काम किया उन्होंने। इस क्षेत्र में क्या काम किया? लगातार आते रहे हैं, लगातार हर छोटे मोटे कार्यक्रम में आते रहे हैं। हर जगह कांग्रेस की कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। ज़मीन पर उतरकर लोगों के बीच में जाकर काम किया है। रही बात स्थानीय नेताओं की, तो हम स्थानीय नेता सब लोग टिकट मांगने का अधिकार है। पार्टी जिसे निर्देशित करेगी चुनाव लड़ने के लिए, वो चुनाव लड़ने के लड़ेगा। ठीक है, संतोष है मतलब आपको संतोष है, सभी में। अच्छा, इनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि वो लगातार क्षेत्र से जुड़े रहे, यहाँ आते रहे, काम किए, तो फिर ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही कि वो राजनांदगांव के भांचा हैं? अगर वो भांचा होते, लोगों को पता रहता, जुड़े रहते, तो सबको पता होता। बैनर में लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, राजनांदगांव के मुद्दों पे आता हूँ। एक बार थोड़ा फिर से प्रदेश के मुद्दों पे चलते हैं। भाई साहब, इन्होंने जो है किसानों के लिए कर्ज माफ़ी की घोषणा कर दी है, और ये 2500 रुपये MSP पे 4 साल खरीद के भी आ रहे हैं, भले ही किस्तों में भुगतान किया हो। इस बार इन्होंने ये भी कह दिया है कि हम और भी 2800 मेरे ख्याल से आएगा, अगर 600 ऐड कर देंगे तो इस बार प्रति क्विंटल 1 एकड़ में प्रति क्विंटल 15 क्विंटल खरीदने का था प्रति एकड़, उसको 20 कर दिया है। किसानों के लिए इतनी योजनाएं इन्होंने बिना मैनिफेस्टो अनाउंस किए कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कहाँ फंस गया है? भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कहीं नहीं फंसा है। जनता की मांग के अनुसार हमारे पूरे नेता ज़मीनी स्तर पर उतरे थे, और उनकी जो मांग है उसको मैनिफेस्टो में जगह देने के हिसाब से किसानों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, सभी प्रकार से सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए मैनिफेस्टो बन रहा है। और बहुत जल्दी, जिसका छत्तीसगढ़ की जनता भी इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जल्दी आए, कब आएगा, और बहुत जल्दी वो आएगा। और फिज़ा जो है मैनिफेस्टो आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर आपको दिखने लग जाएगी। क्या नाम भाई साहब आपका? किशोर यादव, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष हूँ। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो आने के बाद फिजा बदल जाएगा, यह तो अभी भी बदली हुई है। जो कांग्रेस एक तरफा बोलती थी 75 पार करके, अब बराबरी में आ गई है। इसका मतलब यह है कि भाजपा के पक्ष में लोगों का झुकाव होते जा रहा है। और जैसे मैनिफेस्टो आएगा, सत्ता में हैं लोग, सत्ता पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करना चाहते हैं। पहले हम तो विपक्ष में हैं, हमारा मैनिफेस्टो पहले चरण का जो मतदान होगा उससे पहले आ जाएगा। जनता के बीच में मैनिफेस्टो लेके जाएंगे, और मैनिफेस्टो में वही चीज़ आएगा
जो हम पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने जो छत्तीसगढ़ के लिए 36 घोषणा पत्र जारी किए, 36 वादे किए थे, वो झूठ का पुलिंदा था। पर किसानों के बारे में जो इन्होंने वादा किया वो तो पूरा कर दिया इन्होंने। 2500 रुपये पे खरीदा एमएसपी। 2500 छोड़ करके कौन सा वादा पूरा किया? 2500 कर्ज माफी कर दी। 2500 में इन्होंने नहीं खरीदा है। एमएसपी केंद्र सरकार देती है 2100-2200 रुपए के आसपास वो देती है, और उसके अलावा 400-500 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल ये बोनस देते हैं। वो बोनस इन्होंने इसलिए देना शुरू किया क्योंकि जब ये 2500 की एमएसपी पे खरीद रहे थे तब केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हम एफसीआई के कोटे का राज्य का चावल नहीं लेंगे क्योंकि आप ज़्यादा कीमत पे दे रहे हो। जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि हम आपका चावल नहीं लेंगे तो इन्होंने उंगली टेढ़ी करके ये तरीका निकाला कि हम बोनस देंगे। गलत कह रहा हूँ भाई साहब? सही बात है। जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया छत्तीसगढ़ से कि हमारा धान नहीं खरीदेंगे, उसके बाद हमारी सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान का खरीदी 2500 रुपये में, और आज 2640 रुपये में हमारी सरकार धान की खरीदी कर रही है, और आने वाले समय में 2800 रुपये में होगा। और उसके बाद हमारी सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले समय में 3300 रुपये में धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में। 3300 की घोषणा कहाँ हो गई? 3300 रुपये की हो चुकी है। 3000 और 3300 5वें साल में 3300 रुपये भी मिले। बहुत सारे आंकड़े अब हवाओं में हैं, कुछ आंकड़े कागजों पर है और कुछ फिजाओं में है। बोनस के बारे में बोलना चाहूँगा, बोनस के बारे में बोलना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में हमारी जब 15 साल सरकार रही तो बोनस, किसानों को बोनस देने की शुरुआत माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा ही की गई थी। 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा साल में 2 बार बोनस दिया जाता था। ये कोई नया नहीं है, इसी कांग्रेस ने उसी को ही आगे बढ़ाया है। डॉक्टर रमन सिंह जी की योजनाओं को ही आगे बढ़ाई, ये कुछ नया लेकर के नहीं आए। उन्होंने 2100 या 2300 का वादा किया था, 2100 का, वो वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन 2100 का वादा पूरा था 2 बार, बीच में शायद 2013-14, 14-15 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे। उस चीज़ को स्वीकार करते हैं और उसकी सज़ा मिली। 15 सीट में आए ना, उसकी सज़ा मिली। जैसे कल भूपेश बघेल जी ने बोले, भूपेश बघेल जी कर्जा माफ़ी की बात बोल रहे, एक तरफ बोलते हैं कि किसानों का जो है हमने कर्जा माफ़ कर दिए, किसानों को 2500 दिए, तो फिर किसान कर्जदार कैसे हो गए जो आपको कर्ज माफ़ करना पड़ रहा है? ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि कर्जा कौन से बैंक का होगा, कि सोसाइटी का होगा, पिछले बार से सोसाइटी का, प्राइवेट बैंक का होगा, सरकारी बैंक का होगा। तो वो क्लियर करे, चुनाव से पहले क्लियर करे उस चीज़ को कि कौन से बैंक का कर्जा। नियम एवं शर्तें लागू, इनकी घोषणा पत्र में यही रहता है, नियम एवं शर्तें लागू। पिछले बार चुनाव जीत गए, आप कर्जा माफी पूरी की पूरी इनकी जो है घोषणा पत्र के वादे पूरे जमीन में कंप्लीट आप नहीं कह रहे है। हो कि कर्जा माफी अगर किसानों का आपने भला किया है, किसानों को किसान कर्जदार कैसे हो गए? तो फिर अगर फिर आप ये भी कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफी नहीं करेगी? नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो क्योंकि घोषणा पत्र जारी करने वाला केशव यादव नहीं होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व करता बैठेंगे, वो तय करेंगे। जनता से सुझाव लिए, सुझाव के आधार पर जो बात आएगी उसको करेंगे। उसको मैं यहाँ कैसे तय करूँगा कि होगा या नहीं होगा? वो तो जब जारी होगा तभी। मैं एक बार, हाँ, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। चिंटू सोनकर, जिला मंत्री युवा मोर्चा। भाई साहब, इन लोग कांग्रेस ने 2 साल का जो बोनस, जो भैया ने बताया 2 साल का बोनस हम देंगे करके कांग्रेस ने बोले थे। आज प्रत्येक किसान असंतोष है कि आज भी 2 साल का किसानों का बोनस इन लोग जो पूर्ववर्ती सरकार का देने का वादा किया था आज तक के दिए नहीं है। और साथ ही साथ ये जब बात करते हैं किसान हित की, मैं स्वयं किसान हूँ, इन लोगों ने इससे 1 वर्ष पूर्व जो बोरा के लिए तरसाए हैं कि किसानों को अपने घर से बोरा ला करके, बोरी ला करके बेचना पड़ता था। अगर इन लोगों ने तय कर दिया हम इतने कुंटल धान लेंगे तो बोरा की व्यवस्था करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा सरकार को, लेकिन इन लोगों ने बोरा की व्यवस्था नहीं किया। किसान अपने पैसे से बोरा ला करके फटे पुराने बोरे में फटते हुए धान गिरता था रोड में और ले जाके बेचे हैं। ऐसे इन लोग ने। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसान के मुद्दे की बात करें क्योंकि यहाँ वो बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ आपके पास भाई, मैं आपके पास आऊँगा माइक लेके। मैं आप पार्टी से जुड़े नहीं है ना, आप आगे आ जाइए, मैं करूँगा बात। हिंदुत्व के मुद्दे पे यहाँ बात नहीं होती क्या? क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा हाईजैक कर लिया है भूपेश बघेल ने, कौशल्या का मंदिर बना दिया है, गोबर खरीद रहे हैं, गोमूत्र खरीद रहे हैं। आ रहा हूँ, माइक पे बोलिएगा। राम जी की अयोध्या नगरी के सबको पता है कि अयोध्या नगरी बन के तैयार हो चुकी है। दूसरी बात, मैं लोकल बात करूँगा इनके अयोध्या में ना, यहाँ पे नहीं, मैं लोकल बात करूँगा क्योंकि वो तो जग जाहिर है कि वो राम वनगमन पथ का जो निर्माण छत्तीसगढ़ सरकार ने की है उस सब विषय पे बातें होंगी। मैं लोकल की बात कर रहा हूँ। जब 9 नवंबर 2018 को राहुल गांधी जी यहीं गन चौक में सभा थी उनकी चुनाव के पूर्व, वो यहाँ राजनांदगांव आए हुए थे, कल भी राजनांदगांव आए हुए थे। उन्होंने वहाँ से घोषणा किया था कि हमारी सरकार आएगी और हम 10 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर में बेंसी मिल प्रारंभ कर देंगे। बेंसी मिल को भूल गए लोग। बेंसी मिल का कहीं कोई जिक्र इन्होंने पूरे 5 वर्षों में जो कॉटन मिल यहाँ पर है। उसके बाद में कल राहुल गांधी जी की सभा थी यहाँ, और आप जो बोल रहे हैं ना, अभिन्न मित्र गिरीश देवांगन जी उनके थे।
तो भूपेश बघेल जी ने भी भाषण दिया, राहुल गांधी जी ने भी भाषण दिया, लेकिन एक बार भी उन्होंने यहाँ के भांचा का जिक्र नहीं किया, गिरीश देवांगन का एक बार भी उन्होंने नाम लिया कल का कार्यक्रम की, अब देख लीजिएगा। दूसरी बात, जो भांचा की बात कर रहे हैं, यहाँ कौन मामा है नहीं जानते। अगर यहाँ के भांजा होते वो तो मामा लोगों का फ्लैक्स में होर्डिंग रहता, उनका समर्थन रहता, लेकिन कहीं कुछ नहीं है, ग्राउंड में भी कहीं गिरीश देवांगन जी नहीं है। कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि हाँ मैं हूँ मामा, नहीं होंगे, मामा तो होंगे यार। मैं अच्छा आप कह लीजिए, आप बहुत देर से, भाई साहब को सुन लीजिए, आप किसी पार्टी से जुड़े? नहीं, मैं कोई पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं एक गाँव का आदमी हूँ। क्या नाम है आपका? मैं नेमचंद साहू हूँ, मैं ई रिक्शा चलाता हूँ वैसे, अच्छा, रोज़ के 500-700 कमाता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी बच्चे पालता हूँ। मेरा ये कहना है किसी को मुफ्त की मेवड़ी मत पाले, क्योंकि सबको कोढ़िया बना रहा है। सही बात बोल रहा हूँ कि गलत बात बोल रहा हूँ? स्वावलंबी बनाओ, स्वावलंबी बना। हाँ, स्वयं के बारे में मेहनत करो भैया। पहले होता था वैसी, पहले मेहनत करके किसान लोग 1 एकड़ से 10 एकड़ लेते थे। आज क्या हो गया, सबको भैया फोकट का चाहिए, 35 किलो चावल चाहिए, मुफ्त का नमक चाहिए। ये क्या है भाई? क्यों? मैं पढ़ा लिखा हूँ भैया, मैं कॉलेज करा हुआ हूँ। आप लोग सहमत है क्या इनकी बात से? देखिए मैं फिर क्या है ना, क्योंकि ये इसलिए खुल के सहमति नहीं जताएं। एक आम आदमी और उनकी बात से जो बोलेंगे सभी को सहमत होना। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, राजनीतिक दल के नहीं, मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ। समझ गया, मैं एक ही रिक्शा चलाता हूँ। आपको पता है केंद्र सरकार इस देश में कितने लोगों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराती है? केंद्र सरकार कहाँ दे रहा है भैया? जो दे रहा है तो छत्तीसगढ़ नहीं, केंद्र सरकार की योजना है, आप लोग जानते हैं। नहीं, 35 वाले हो तो मोदी अभी बोले भूपेश बघेल। अरे उसको को मुफ्त की रेवड़ी नहीं बताया, अन्य योजना को रेवड़ी नहीं भूपेश बघेल बोले प्रत्येक योजना मुफ्त आराम से। चूंकि कोविड काल था और अब तो कोविड काल खत्म हो गया, देशवासियों को उसकी अनाज की जरूरत थी, वो अभी भी व्यवस्था की है। जरूरत मैं कह रहा हूँ कि अभी भी जरूरत है। आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब इस योजना जो 35 किलो मुफ्त चावल की योजना का शुरुआत हुआ, तब प्रदेश यहाँ पे इतनी स्थिति नहीं थी कि लोग कमा सके और इस तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। अभी मैं उस समय वो जरूरत थी। निखिल जी के पास जाऊंगा तो ये कहेंगे, जो कि वो कहेंगे, मुझे मालूम है, ये भी एक दलील है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को ज़रूरत है कर्ज माफ़ी की, या उनको ज़रूरत है स्वामीनाथन आयोग है। ये हमारे यहाँ एक कृषि का आयोग आया था, MS स्वामीनाथन आयोग, वो कहता है कि अगर किसानों को आपको समृद्ध करना है, कम से कम उनको एक सहारा देना है, जो उतनी लागत है उनकी खेती की उसका 1.5 गुना दीजिए। अगर आप 3,000 देते हैं तब भी 1.5 गुना नहीं होता है, 5,000 देना पड़ेगा शायद 1.5 गुना के लिए। तो ये कहेंगे कि किसानों के लिए ज़रूरी है MSP देना, पर हो सकता है आपकी पार्टी को लगता हो कि मुफ्त की रेवड़ी है, मुझे पता नहीं, मैनिफेस्टो तक वेट करेंगे। क्या कहना है मुफ्त की रेवड़ी को? रमन सिंह जी लगातार किसानों को धोखा देते रहे। 2100 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात हुई, लेकिन कभी नहीं खरीदा। आज कांग्रेस जब किसानों के साथ है, 2500 का वादा करके 2640 में धान खरीदी करी है। जगह जगह कांग्रेस के पक्ष में प्रचार हो रहा है, लोग भूपेश बघेल को अपना काका मानते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जिंदा करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। रमन सिंह जी आज तक छत्तीसगढ़ी में भाषण नहीं दे सकते थे, लेकिन जब से भूपेश बघेल जी के 5 सालों को देखें, अब छत्तीसगढ़ी सीख रहे हैं रमन सिंह जी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलकूद, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। वो जो ट्रेडिशनल आज राजीव अमिताभ क्लब का गठन करके हर युवाओं को एम्पावर करने का प्रयास किया जा रहा है, महिला समूह को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हर किसी को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जिस BNC मिल की बात माननीय गोलू सूर्यवंशी जी कर रहे थे, उस BNC मिल जब बंद हुई तो इस छत्तीसगढ़ के उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री रमन सिंह जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी, अटल बिहारी एक्ट आया था, इंडस्ट्रियल सिक्का एक्ट, उसके बाद उसी के बाद ये बंद हुआ। चाहते रमन सिंह जी उसे रोकवा सकते थे, जिससे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के इतने लोग बेरोजगार नहीं होते, कितने 50,000 लोगों के घर का चूल्हा चलना बंद हो गया, लेकिन रमन सिंह जी को सुध नहीं आई। अभी कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम जूट उद्योग खोलकर लोगों को एम्पावर करेंगे। नहीं, पर राहुल गांधी जी ने भी तो कहा था कि हम जूट मिल खुलवाएंगे, पर मिल तो शुरू नहीं। प्रयास करेंगे। अब प्रयास की भाषा में वीडियो दिखा दूंगा, प्रयास की भाषा में दिखा देंगे। राहुल जी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे BNC मिल जैसा उद्योग स्थापित करने प्रयास का। असफल रहा, स्वीकार करेंगे, लेकिन वो जमीन NTC है उसके पास है, तो जमीन राज्य सरकार को मिल नहीं पाई अभी तक, इस वजह से मामला फंसा हुआ है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मेरा बोलने का मतलब ये भी है, अभी छत्तीसगढ़ में विगत 5 सालों में भय, भ्रष्टाचार, हत्याएं, मर्डर, लूटपाट, डकैती, मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश फैला भी अपराध के मामले में। इसलिए जनता ने तय कर लिया है इस बार भय और भ्रष्टाचार हटाना है और भाजपा की सरकार को लाना है। अभी निखिल द्विवेदी जी वो कह रहे थे कि रमन सिंह जी को हिंदी आती, छत्तीसगढ़ी नहीं आती, तो भैया राहुल गांधी और सोनिया गांधी कौन सो हमारे यहाँ के हैं? आज वो देश की बहू है सोनिया गांधी, लेकिन रमन सिंह इस संसदीय क्षेत्र के राजनांदगांव में उनका जन्म हुआ है रमन सिंह जी का,
और वो यहाँ के नहीं हुए। अरे भाई 3 बार के विधायक है और 3 बार मर्तबा के CM है, तो उनका छत्तीसगढ़ का चमन कहलाते हैं डॉक्टर रमन सिंह, और इस बार भी भारी मतों से जीत रहे हैं। और गिरीश देवांगन का जमानत जब्त हो रहा है, भी बता दिया जाता है। अरे गिरीश देवांगन का जमानत जब्त करवा रहे हैं भाई साहब। देखो ये काम मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है, लेकिन सिर्फ मैं कर सकता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस है। भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है, जमीन खिसक चुकी है, जनता पलायन कराने की तैयारी में। डॉक्टर साहब 75 साल के हैं, जो खुद 4 सिक्योरिटी गार्ड के सहारे चलते हैं, और राजनांदगांव को क्या चला पाएंगे। जनता समझ चुकी है, उनको विदाई तय हो गई है। NSG सुरक्षा के साथ वापस ठाठापुर भेजने की तैयारी राजनांदगांव जनता कर चुकी है। क्या नाम है आपका? नितिन बत्रा। हाँ, आप क्या करते हैं? जी मैं व्यापारी भी हूँ। कांग्रेस पार्टी के साथ सक्रिय? पार्टी से जी भी मैं सक्रिय नेता हूँ। अच्छा जी जी। तो क्या है यहाँ, मतलब आपके हिसाब से क्या चुनावी माहौल है? सिर्फ इस प्रदेश, सिर्फ यहाँ का नहीं, पूरे प्रदेश का ही। देखिए, प्रदेश में छत्तीसगढ़ की सरकार आ रही है, ये सारे सर्वे बता चुके हैं, और राजनांदगांव की जनता ने इस बार मन बनाया है कि जो विधायक पिछले 5 वर्ष में 60 महीने में 60 दिन जनता को नहीं दिए, उसको यहाँ से भगाना है। और राजनांदगांव में जो छत्तीसगढ़िया विधायक है, उसको भारी मतों से जिता के राजनांदगांव का चमन कराना है। ये छत्तीसगढ़िया विधायक, छत्तीसगढ़ का एक ही चमन, डॉक्टर रमन, डॉक्टर रमन। अरे आपको ये देखो, नारा तैयार है भाई साहब, है नारा पुराना है, पुराना नारा है। देखिए, किसानों के विषय में एक बात और कहना चाहूँगा। मैं पूरे 70-75 साल पुरानी बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा जब छत्तीसगढ़ बना 2000 में। तो 2002 से 2003 तक छत्तीसगढ़ में बिल्कुल 3 साल यहाँ अजीत जोगी की सरकार थी। किसानों की क्या स्थिति थी? उनका धान पानी में डुबो कर के खरीदा जाता था। ऐसी सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका था। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी ने ब्याज मुक्त किसानों को ऋण प्रदान किया, ब्याज मुक्त था। छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाए पानी के। पहले एक फसल धान की होती थी, दूसरी फसल सूरजमुखी या दूसरे चीज़ों की होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी व्यवस्था से नदियों में स्टॉप डैम बनाने से धान का रकबा बढ़ा छत्तीसगढ़ में किसानों को, और सिर्फ एक फसल नहीं, 2 फसल धान की होने लग गई छत्तीसगढ़ में 15 साल। तो कुल मिला के काम पूरा किया डॉक्टर रमन सिंह जी ने। फिर जो कर्ज माफ़ी का जो एक कांग्रेस के पिटारे से जो घोषणा निकली, उससे थोड़ा नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन किसान समझ गए कि सिर्फ किसान को जो ऋण माफ़ी का जो झुंझुना पकड़ाया गया, वो बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। उनके जितने भी प्रकार के जो इक्विपमेंट रहते हैं कृषि को लेकर के, उसके सबके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, खाद नहीं मिल रहे हैं, धान बेचने में सोसाइटी में बहुत दिक्कत आई है। एक विषय पे मैं आप दोनों पक्षों की राय जानना चाहूँगा। एक ये इस तरह की व्यवस्था है कि आप एक सर्टेन एरिया के लिए अगर केमिकल फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं तो 20% वर्मी कंपोस्ट खरीदना पड़ेगा। 20% मिट्टी बेच रहे हैं। क्या आपके हिसाब से उस योजना में क्या समस्या है? क्योंकि मैं ऐसे देखता हूँ उसको कि जब अगर धान की लगातार आप खेती कर रहे हैं एक ज़मीन पर, तो ज़मीन की उर्वरता से जुड़े मसले होते हैं। ऐसे में अगर एक ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया जाए केमिकल के साथ, तो वो बेहतर रहेगा। छत्तीसगढ़ में ये प्रथा शुरू से रही है कि जितने भी किसान हैं वो अपने घर में जानवर भी पालते हैं, और अपने अपने खेत के पास में उनके छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, जिसको गोबर खाद के वो गड्ढे और कचरे के गड्ढे बना के रखते हैं, जिसका उपयोग वो खुद अपने खेतों पे उस खाद का उपयोग करते हैं। इन्होंने गोबर खरीदी के नाम से मिट्टी से मिली हुई खाद को बना करके अनिवार्य कर दिया कि 1 एकड़ में 2 बोरा 3 बोरा 1 बोरा आपको वर्मी कंपोस्ट खरीदना ही पड़ेगा। जबकि खाद, उस जो खाद है उस ना तो उसकी क्वालिटी का कोई चेक है, ना तो उसका कुछ पैमाना है कि क्या है, मापदंड है, कुछ भी नहीं है। और वो खाद में कई बार किसानों के द्वारा शिकायत की गई है कि उस खाद में मिट्टी मिली हुई है, खाद है ही नहीं। क्या भाई साहब, रही बात किसानों की, तो मैं खाद वाला पहले मैं किसानों के बारे में बात करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज छत्तीसगढ़ के किसानों का एक ओहदा बढ़ाया है। इसी जन कल्याणी योजना के तहत पूरे देश में नंबर 1 CM का खिताब जीता है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी की है। तो वो किसान विरोधी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी को किसान से इतना प्यार है, तो जहाँ के सांसद, वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जी है, वहाँ किसान का मूल्य 1200, 1300, 1400 रुपए क्यों मिल रहा है? वहाँ 2500 रुपए की 2500 रुपए धान मिल रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरा MSP में पूरे देश में MSP पे खरीदा खाद पे पहले बात करूं एक एक करके, विषय से भटकना नहीं, मेरे पास बहुत समय है। मिट्टी कह रहे हैं, खाद में मिट्टी से। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर है, ये किसान विरोधी लोग हैं।
जब जब किसानों को लाभ होता है, जब जब उनकी गोबर की खरीद होती है, जिस गोबर को लोग तुच्छ समझते थे आज गोबर की खरीदी हो रही है। लोग गोबर बेच के गाड़ी खरीद ले रहे हैं, मोबाइल खरीद ले रहे हैं। आज उसी गोबर से खाद बनाई जा रही है। आप भी जानते हैं कि जैविक खाद से कितनी अच्छी खेती होती है। किसान आज खुशहाल है कि गोबर की खरीदी हो रही है, जैविक खाद बन रहा है। वो धान की उपजाऊ भूमि में जब जैविक खाद डलता है तो उसकी फसल और ज़्यादा बढ़ती है। ये बात इनको समझ में नहीं आएगी, ये केवल आरोप लगाना जानते हैं। ये कह रहे हैं अनिवार्य क्यों कर दिया, क्योंकि किसान पे बोझ बढ़ गया। अब पहले वो नहीं लेता तो अब तो जरूरी है उसके लिए। छोटा किसान है तो और दिक्कत है उसकी। चूँकि गोबर की खरीदी सरकार कर रही है तो उसको खाद बनाकर दूसरे माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है कि आप जैविक खेती को बढ़ावा दें। जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा तो जिस प्रकार के उर्वरक और जितने रासायनिक पदार्थों के साथ खेती हो रही थी, बहुत सारी बीमारियों के कैंसर के कारण और बहुत सारी बीमारियों के कारण थे, उस कारण को भी कम करने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने लगातार किया है। अच्छा, ये आप हाँ क्या गोबर से जुड़ी नाम बताइए पहले, आपसे पहली बार बात हो रही है। जी, मैं प्रवीण शुक्ला, उपाध्यक्ष। गोबर से जुड़ी जो है यहाँ पर जो है ना श्रृंखला है। आप देखेंगे गोबर के नाम पे कितने घोटाले, गोबर घोटाला अलग हो गया, उसके नाम पे एक खाद जो है ये अपने आप में एक घोटाला है, मिट्टी मिला के दे रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे गोबर पेंट चल रहे हैं आजकल। अभी गोबर पेंट भी जिस प्रकार से ये लोग दबाव बनवा के करवा रहे हैं ना, वो भी अपने आप में घोटाला है। उसके अलावा एक विषय और कहना चाहूँगा, आपने पूछा हिंदुत्व का मुद्दा। हिंदुत्व के मुद्दे में आदरणीय भूपेश बघेल जी के पिताजी प्रभु श्री राम के विषय में जिस प्रकार के अपने वक्तव्य रखते हैं ना, वही पाप धोने का कार्य कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। और ना हो तो पूछ सकते हैं अपने लोगों से। वो तो बौद्ध धर्म मानते हैं और पर राजनीति में सक्रिय भी नहीं है। राजनीति में उनके पिताजी सक्रिय भी नहीं है। यहाँ की मेयर सक्रिय रही है। ये यहाँ की युवाओं को सिर्फ गोबर बेचवाने का काम करेंगे। डिप्टी कलेक्टर कर्मा जी के लड़के बनाएंगे। डिप्टी कलेक्टर जो दामन सोनवानी है उसके लड़के बनाएंगे। कांग्रेस के ओएसडी के लड़के बनाएंगे। यहाँ के युवा सिर्फ गोबर बेचे, ये चाहते हैं कांग्रेसी लोग। एक बात है इसमें, रही बात मेरी ये कि जिस तरीके से राम जी की बात कर रहे हैं, मैं पर्यटन विभाग का डायरेक्टर हूं। मैं योजना बनाता हूं अपने विभाग में। राम पथ वनगमन, जहां से प्रभु श्री राम के चरण पड़े वहां पर्यटन परिपथ के रूप में उसको विकसित करने का काम केवल भूपेश बघेल सरकार कर रही है। रही बात उनके पिताजी की, जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते थे। उनकी विचारधारा बीजेपी की थी, मेरी विचारधारा कांग्रेस की है। 17 साल से मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। किसी की विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन भूपेश बघेल जी राम जी के लिए काम करके दिखाया। 15 साल केवल राम जी के नाम से वोट मांगने वाले डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक राम जी के लिए क्या विकास कर दिए, ये बताएं। इन्होंने कौशल्या का मंदिर बनवाया भाई, माता कौशल्या के समय भी बना। किसी के पिताजी कौन सा धर्म अपनाए उससे मतलब नहीं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के अगर किसी स्टेट के, किसी प्रदेश के पिताजी वो ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे, सरजू टेका मोहला मानपुर जो हिंदू देवी देवता मूर्ति को जला देते हैं, वो उनका समर्थक है। अगर एक प्रदेश के मुखिया के पिताजी ऐसे लोगों के उनके संरक्षक रहेंगे, तो वो लोग जो हिंदू धर्म के खिलाफ जो गला काटने पे तुले हुए जो हत्या कर दे रहे, उनका मनोबल बढ़ाने वाला कौन व्यक्ति है? मुख्यमंत्री के पिताजी। ठीक है, पिताजी उनका नारेबाजी नहीं, नारेबाजी मत। अगर धर्म उनका दूसरा माने उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक मुख्यमंत्री का पिताजी इन सब हिंदू आपके लिए चुनावी मुद्दा क्यों है? वो तो राजनीति में सक्रिय भी नहीं है, एक उम्र है उनकी, उनको जाने दीजिए। परिवार को किनारे करिए ना, वो जो कह रहे हैं और कर रहे हैं उस पर बात करिए। जब तक किसी की हत्या ना हो, जब तक किसी की जान ना जाए, तब तक वो चुनाव। ठीक है, अब मैं ना बहुत सारे मसले हैं बात करने के लिए, आत्मानंद स्कूल की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले चूंकि हिंदुत्व का मुद्दा की बात हो गई, बिरनपुर कांड पे बात करते हैं। बिरनपुर एक साझा विधानसभा है यहीं पास में। बिरनपुर में एक घटना हुई जहां मेरा ख्याल है प्रेम प्रसंग का मामला था, ऐसा ही कुछ। 20 साल के एक हिंदू लड़के को, आप उसको लव जिहाद कहते हैं, मैं प्रेम प्रसंग कहता हूं। मैं नहीं कहता लव जिहाद, मैं पत्रकार हूं, है ना। तो एक हिंदू लड़का, साहू समाज से आने वाला लड़का, उसकी हत्या कर दी गई एक दूसरे समुदाय से आने वाले लोगों की ओर से। उसके 2 दिन बाद दूसरे समुदाय के 2 लोगों को मार दिया गया, बाप बेटे को। और इस बार वहाँ वो जो विधानसभा है, वो चुनाव इसलिए दिलचस्प है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस नौजवान की हत्या हुई थी सबसे पहले, उसके पिता को, ईश्वर साहू को, वहाँ से टिकट दिया है। कांग्रेस पर इसमें, कांग्रेस पिक्चर में कहाँ है? कांग्रेस पिक्चर में इस तरह से है कि वो आसपास की सारी विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद जो पीड़ित पक्ष था, जो परिवार था, उनसे मिलने नहीं गई एक बार भी। कोई भी कांग्रेस का विधायक उनसे मिलने नहीं गया। ऐसा लगा कि उन्होंने एक सायास दूरी बनाई है एक इस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से, और वो इसमें किसी भी पक्ष में नहीं दिखना चाहते हैं। वो ये नहीं दिखना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के अधिक साथ हैं या मुसलमानों के अधिक साथ हैं, इससे दूर रहे। ये आलोचना है साहब आपकी। आपको लग रहा है कि उस बेल्ट में वो एक गलती हुई है कांग्रेस से कि कम से कम पीड़ित परिवार के घर चले जा करके हालचाल पूछ लेने में कोई बुराई नहीं थी? चूँकि पीड़ित परिवार के घर यदि कोई नेता नहीं भी गया होगा, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एक्शन लेते हुए दोषियों पे कार्रवाई भी करवाई और पीड़ित परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा भी तत्काल दिया। साथ ही उनके घर से एक अनुकंपा
एक अनुकंपा नियुक्ति देने की भी वादा मुख्यमंत्री जी ने किया है, और जो अभी चुनाव के बाद सरकार बनते ही उनके घर से एक वो दे दिया जाएगा। वहीं भाजपा की संकुचित मानसिकता देखता हूं कि रविंद्र चौबे जी जो लगातार 7 बार से चुनाव जीत रहे हैं और उनके खिलाफ उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं था, उन्होंने एक नया राजनीतिक हथकंडा अपनाया कि हम हिंदू मुस्लिम बात पैदा करके ये राजनीतिक चुनाव जीत लेंगे। ये जनता समझदार है साहब, ये सब समझती है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद महाकाल की यात्रा निकालता हूँ, मैं खुद हिंदुत्व को पसंद करता हूँ, लेकिन ये नहीं है मैं कट्टरवादी हिंदू बन जाऊँ। इसका कारण ये है कि ये केवल और केवल हिंदू मुस्लिम वाद को पैदा करके भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है। इसके पहले कवर्धा में भी इन्होंने यही किया, वहाँ पे वो मोहम्मद अकबर को चुनाव किसी मुद्दों पे नहीं हरा सकते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया। मैं खुद मानता हूँ कि हमारे कांग्रेस के नेताओं को वहाँ जाना चाहिए था, पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था, लेकिन संवेदनशील मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री जी ने वो सारी व्यवस्थाएं की जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए। आपने कहा, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपने कहा कि आप हिंदुत्व को पसंद करते हैं। मुझे ये लाइन थोड़ी दिलचस्प लगती है, मैं इसको थोड़ा और कुरेदना चाहता हूँ। हिंदू को मानना, हिंदू धर्म में यकीन रखना और हिंदुत्व को पसंद करना, आपको लगता है इसमें फ़र्क है? मैं हिंदुत्व को मानता हूँ, लेकिन मैं सभी धर्मों को भी मानता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कट्टरवादी हिंदू बन जाऊँ, मैं कट्टरवादी हिंदू नहीं हूँ। मैं महाकाल की यात्रा करता हूँ, मेरा महाकाल जी के प्रेम है। मैं हर महीने उज्जैन जाके दर्शन करता हूँ और मैं सब धर्मों को ही मानता हूँ। यदि मुझे मुस्लिम धर्म के मजार में भी जाकर मत्था टेकने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मत्था टेकने को तैयार हूँ। सिख समुदाय के गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ। क्रिश्चियनों के बीच में जाकर यदि मेरे जो मोमबत्ती जलाने का या जेजस को प्रणाम करने का मौका मिलेगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो ये मेरी विचार, एक उदार हिंदू जो सभी धर्मों के धर्म स्थलों में जाने से जिसको बैर नहीं। कांग्रेस हिंदुत्व की बात करने वाले हमारा एक कहना है, जो कांग्रेसी है या जो हम हैं वो हिंदुत्व को दिल से मानते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम दूसरे धर्मों का अपमान करें। हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं और स्वयं जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं, हर हर महादेव भी बोलते हैं, और हम हिंदुत्व है और हिंदू के लिए काम करते हैं। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से कह दीजिए। भैया मैं बोल रहा हूँ, जो भैया ने बोला ना वो सब सही है, लेकिन वो जनता को दिखना भी चाहिए। आप लखीमपुरी जाते हो और वहाँ के जो लखनऊ का एयरपोर्ट है वहाँ भूपेश बघेल धरने में बैठते हैं। अरे आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, आप ये बीरनपुर जाने में तकलीफ है और आप पूरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, और वो साहू परिवार को कम से कम 50 लाख का मुआवजा देना था, और आप 50 लाख का मुआवजा कहाँ दे रहे? उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान सरकार अभी एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ भी 50 लाख का मुआवजा, यहाँ 5 लाख। यहाँ के भिखारी है के लोग? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार क्या बाहर बांट देगी? भारतीय जनता पार्टी ने कितना पैसा दिया? भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख दिया और 10 लाख दिया, 10 लाख दिया और टिकट दिया। टिकट का भी एक वो है, हाँ टिकट दिया। ये सिर्फ चुनावी हिंदू है, चुनाव तक हिंदू बनते, उसके बाद दंगे अंगे कराते हैं। आज वो चुनाव वाले हिंदू है तो महाकाल की यात्रा कौन निकालता है? क्या एक ही साल निकालते हैं? हर साल चुनाव में महाकाल की यात्रा निकलती है। हर हिंदू मंदिर जाता है, हर हिंदू मंदिर जाता है। ऐसे धीरे धीरे, 1 मिनट, मैंने कहा जिसके पास माइक है उसके पास, और मुझे मालूम है कि राजनीति पे बात करते हुए हमारा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाता है धीरे धीरे। कविता नहीं, हाँ जी। महाकाल यात्रा भी निकालते हैं और साथ में मुहारा में जाके हम हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे ये शपथ भी लेते हैं। दोनों तरीके का काम है, जहाँ हिंदू ज़्यादा है वहाँ हिंदू के पक्ष में जाते हैं, जहाँ हिंदू विरोधी काम कर रहा है वहाँ हिंदू विरोधी हो जाते हैं। ऐसे काम कांग्रेस करती है। अच्छा ये बताइए, नहीं मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप इधर आ जाओ, घूम के इधर आ जाओ। ये आत्मानंद स्कूल खोला ना, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हो? पहले मैं आत्मानंद वाले बोलेंगे। बीरनपुर में जो निखिल भैया ने बोला कि भाजपा ने वहाँ ईश्वर साहू को टिकट देके हिंदू मुस्लिम काम कर रही है। वो ईश्वर साहू को टिकट देके हिंदू मुस्लिम काम नहीं कर रही है, वो राजनीति नहीं कर रही है। वो व्यक्ति उस क्षेत्र में बहुत दिन से विवाद, बहुत दिन से वहाँ के लोग इस चीज़ को भुगत रहे थे। अंतिम में ईश्वर साहू के जो बेटा था भुवनेश्वर साहू, उसकी हत्या अंतिम में हुई। उस लड़ाई को और उस विषय को जो वहाँ पे साहू समाज भुगत रहे, उस लड़ाई को और उस विषय को ठीक करने के लिए ईश्वर साहू को टिकट दिया गया, ना कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ बोलिए, आप कहिए, आप बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल कसेर है, मैं जिला मंत्री हूँ भाजपा युवा मोर्चा में। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात रखना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में ये घोषणा की थी कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी, विधवा महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। लेकिन
मजाल है कि किसी विधवा को या किसी 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को 1000 रुपये प्रति माह मिला हो। ये बहुत बड़ा विषय है छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ इन्होंने किसान को पकड़ रखा है, बाकी लोगों का ध्यान कौन देखेगा? बाकी लोग आवाज़ उठाने में अगर असक्षम हैं तो उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि उसने इस मुद्दे को आवाज़ उठाया, और आगे अगर हमारी सरकार आती तो हम विधवाओं के लिए और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए प्रयास करेंगे। बोलने का अंदाज आपका बहुत अच्छा है भाई साहब। भाषण देते हो आप हैं? कभी हाँ, लगता है मुझे। ये कह रहे हैं दिया नहीं आपने जो वृद्धावस्था के लिए पेंशन? नहीं, निश्चित रूप से बहुत लोगों को मिला है। हो सकता है कुछ लोगों को ना मिला हो, लेकिन इसके अलावा आप भूपेश बघेल जी के वादे उठा के देखिए कि उन्होंने लगभग वादे पूरे किए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती थी वो वादा पूरा नहीं होता था। चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे वो की बात हो, हर चीज में भूपेश बघेल खड़ी उतरी है और भूपेश बघेल जी ने लगभग किए हुए वादे पूरे किए हैं। ठीक है, ये कौन सा वादा पूरा नहीं? मैं एक मिनट आप सबके पास आऊंगा, लेकिन बीच में मत बोलिएगा। वादा है, सबके पास आऊंगा। हाँ, वादा सिर्फ 2 वादे पूछूंगा। 36 वादे को तो कोई याद नहीं रखता। सिर्फ 2 वादे। दारूबंदी हुई, क्या शासकीय कर्मचारी को नियमित किया गया? आखिरी तक रगड़ के मर गए, लेकिन उनको नियमित नहीं किया गया। दारू भट्टी बंद हुई नहीं हुई, इसलिए सब वादे बोगस। बात करते हैं दारूबंदी की। पूरी जनता जानती है कि जब दारू चल रहा था तो चखना सेंटर कौन चला रहा था, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2018 के पूर्व जब दारू चल रहा था रमन सिंह की सरकार में, तो चखना सेंटर कौन चल रहा? सारे मिली भगत थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। दारू जो शराब है, जो शराब है उसका सरकारीकरण करने का काम भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। और हमने जो वादा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे, कोविड काल में लगातार जिन्हें शराब नहीं मिल पा रही थी वो लोग लगातार सैनिटाइजर पी के मौत के घाट उतर जा रहे थे, सैनिटाइजर भी रहे थे। इसके लिए एक कमेटी भूपेश बघेल जी ने बनाई है। हम गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी नहीं करना चाहते कि शराबबंदी केवल दिखावे के लिए कर दी गई, लेकिन हर दुकान, हर गली, हर रेस्टोरेंट में शराब मिल रही है। शराबबंदी ऐसी नीति के तहत होगी, शराब की आबकारी नीति ऐसी आएगी जिससे यदि शराबबंदी हो तो पूर्णतः शराबबंदी हो। ऐसा नहीं, इसके लिए कमेटी बनाई गई है जिसके लिए सत्यनारायण शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है। उसमें सारे इनके विधानसभा के सारे जो विधायक हैं, जो विपक्ष के भी है, उनको भी उस कमेटी में रखा गया है कि वो झारखंड जाकर देखे, वे गुजरात जाकर देखे, और जहाँ जहाँ शराबबंदी हुई बिहार जाकर देखे। वो ये कह रहे हैं, वो ये एक मिनट आप ही के पास आ रहा हूँ भाई साहब, एक मिनट आत्मानंद पे भी आ रहा हूँ। शराबबंदी के बारे में कांग्रेस की दलील ये है, रायपुर में भी मैं कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से मिला और उनकी भी दलील ये थी कि साहब ऐसा है कि शराब उपलब्ध नहीं रहेगी ना तो आदमी कुछ भी पिएगा। खास तौर से ग्रामीण इलाकों में आप कैसे जागरूक करोगे कि शराब पीने छोड़ो? हाँ, सही कह रहे हो। पहले सोचा जा सकता तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। पहले सोचा जा सकता था। और एक चीज वादा करने से पहले सोचना, ये बात पहले सोचने वाली बात है। दूसरी बात 20 क्विंटल जो धान खरीदने का घोषणा किया गया है, क्या आधे एकड़ और एक एकड़ खेती वाले के पास 20 क्विंटल धान होता है? धान नहीं होता। आप लोग किसानों की बात करते हो, आप लोग को पूरे भाजपा वालों को यहाँ पे चैलेंज किया जाता है। एक राज्य बताओ जहाँ 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा है। एक राज्य बताओ जहाँ एसपी 3000 करने का वादा दिया है। ये छत्तीसगढ़ किसान पुत्र भूपेश बघेल की सरकार है। एक राज्य बता दो भाजपा का, एक राज्य बता दो भाजपा का जहाँ 20,000 20 क्विंटल प्रति एकड़, जहाँ 3000 के एमएसपी की बात होती है। अरे भाई साहब बोलना चाहूंगा भैया, वो ये अगर एक मिनट अगर 20 क्विंटल नहीं होता, 20 क्विंटल नहीं होता तो वो कह रहे हैं 12 क्विंटल होगा तब भी तो खरीद लेंगे। जितना होगा उतना देंगे, उतना ले, वही है नहीं। सही लोग शराबबंदी की बड़ी बड़ी बात करते हैं। बताता हूँ, इन्होंने खुद घोषणा पत्र में गंगा जल की झूठी कसम खाकर शराबबंदी करने की बात कही थी, लेकिन अभी ये गलत है। ये बात फैक्चुअली इसलिए गलत है, उन्होंने गंगा जल उन्होंने कर्ज माफी के लिए, मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो पत्रकार को भी बोलने दो। ये बात, हाँ, ये गंगा जल उन्होंने कर्ज माफी के लिए गंगा जल वाली बात कही थी, शराबबंदी के लिए गंगा जल नहीं किया। जनता पार्टी का काम है केवल लोगों को भ्रमित करना। भारतीय जनता पार्टी का काम है केवल लोगों को भ्रमित करना। एक करके तथ्यों में बात करेंगे। एक गरीब का बच्चा कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ूंगा। 15 साल रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, कभी एक किसान मजदूर गरीब का बच्चा कभी नहीं सोचा था। आज उसे ऐसी फैसिलिटी दी जा रही है ना, निःशुल्क
केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी जाएगी। केजी ये तो अभी वादा है। अभी वादा और ये पूरा होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने इसके पहले वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। राहुल गांधी जी शपथ ग्रहण से रायपुर से दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे, किसानों का कर्जा 9,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। ठीक है, आत्मानंद पे बात करता हूँ। जो लोग छत्तीसगढ़ की इस योजना के बारे में नहीं जानते, एक बुनियादी जानकारी कि भूपेश बघेल सरकार ने आत्मानंद नाम से आत्मानंद स्कूल यहाँ पर खोले हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं। हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है, दोनों है। पर उसमें कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की समस्याएं हैं कि एडमिशन लेने के लिए साहब बहुत लंबी कतार है, क्योंकि सरकारी स्कूल है और इंग्लिश मीडियम पढ़ाई है। कई बार इस तरह के आरोप हैं कि रिश्वत दे करके एडमिशन लेना पड़ता है। इस तरह के इन पे आरोप हैं, मैं किसी की पुष्टि नहीं करता हूँ, पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं। क्रांति सेना वाले कह रहे हैं शिक्षा में क्रांति लाया माननीय भूपेश बघेल जी ने। लोग आत्मानंद में एडमिशन लेने के इतने आत्मानंद बात करके फिर आऊँगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल की सरकार ने जो आत्मानंद स्कूल यहाँ पे प्रारंभ की, वो प्राचीनतम महंत सर्वेश्वर दास जी को जो प्राचीनतम वहाँ पे जो प्राचीन समय शिक्षा के लिए दान के लिए भूमि दी गई, वहाँ चल रही थी। नया इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं किया वहाँ पे, केवल वहाँ पे आत्मानंद का नाम सिंबल करके वहाँ पर एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं। कुछ जगहों पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ जगहों पर पुराने हैं, कुछ जगहों पर पुराने स्कूल हैं। लेकिन आज तक वहाँ पर आइडिया अंग्रेजी में पढ़ाई तो हो रही, लेकिन वहाँ पर आज तक एक स्कूल देख लीजिए जहाँ पर रेगुलर वहाँ पे शिक्षक हो, रेगुलर शिक्षक की नियुक्ति भी नहीं हो, जहाँ पे नया एक रेगुलर शिक्षक नहीं, पूरे एक भी शिक्षक रेगुलर नहीं है वहाँ आत्मानंद। आत्मानंद के विषय पर अपन जब बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, अच्छी बात है, लेकिन उस हिंदी मीडियम का क्या होगा जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहा था, उसके लिए अब जाकर के 700 बच्चे का भविष्य खराब हो गया। और आपको बताना चाहूंगा, हिंदी मीडियम बंद थोड़ी हो गया, हिंदी मीडियम 2 साल तक बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। अभी विरोध, यही चलो ना, चलो यही चलो एक कदम पीछे बस इसमें। और एक चीज, जब अपन केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं तो जब वो टीचर रहता है तो उसको ये पात्रता नहीं रहता कि वो हिंदी मीडियम वाला है या इंग्लिश मीडियम वाला है। सभी को, अगर वो ग्रेजुएट है तो वहाँ शिक्षक बनने की पात्रता होती है। लेकिन जब अपन आत्मानंद के विषय में जब जाके देखते हैं तो केवल इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को ही वहाँ टीचर बनने की प्राथमिकता है। हिंदी मीडियम वाले क्या पाप किए हैं, बताएंगे क्या? आप एजुकेशन पॉलिसी कुछ कह रहे हैं? एजुकेशन मैं बोला था, जैसन गुरु वैसन चेला, छत्तीसगढ़िया में कहावत है ना। जैसे रमन सिंह जी करी इसकी बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल मन में, प्राइवेट स्कूल मन में हमर नान लइका मन के एडमिशन करवाइस पढ़े बर, वैसने सुनना मोर भाई, रईसोनी गरीब के लइका के चल रे भाई बोलन दे यार। लोकतंत्र में सुनना भी चाहिए भाई बोलन दे। अब मैं हिंदी में भी बोलूँ, सबो जानला समझ में ही। गांव के लइका मन भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, गांव के लड़के लोग भी। क्यों? क्योंकि रमन सिंह जी ने ये नीति बनाई थी, और उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए भूपेश बघेल जी ने पुराने स्कूल को स्टैब्लिश करके आत्मानंद स्कूल घोषित कर दिया। आपके अंदर में अगर शिक्षा की इतनी उलझ जगी हुई है तो आप नया स्कूल स्टैब्लिश करिए। और ये बोलते हैं ना, एक राज्य बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, आप एक राज्य ऐसा बताइए जहाँ पे कोयला घोटाला हुआ हो, एक राज्य ऐसा बताइए जहाँ पे नान घोटाला नहीं हुआ, गोबर घोटाला हुआ हो, एक राज्य ऐसा बताइए। नान घोटाला कोई राज्य नहीं, सिर्फ ये छत्तीसगढ़ है जहाँ पे गोबर घोटाला, पीएससी घोटाला, गोबर घोटाला, ये सब घोटाले सिर्फ एक राज्य है। नान घोटाला, शराब घोटाला, अरे आप नाम गिना दीजिए। अगुस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, फुड़वा कांड, झलियामारी हत्याकांड, नक्सल कांड, जिस नक्सली हमले में मैं जिंदा बचा उसका मुख्य गवाह हूँ। हमारे कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन के मार दिया गया। मैं विद्याचरण शुक्ल जी की गाड़ी में उपस्थित था, हमारे कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन के मार दिया गया। रमन सिंह जी 2 दिन पहले हेलीकॉप्टर से गए तो 5000 सैनिक लगाए गए थे नीचे, केवल हेलीकॉप्टर देखने के लिए। हम सड़क के रास्ते से सबसे घोर नक्सल क्षेत्र सुकमा क्षेत्र पहुंचे तो वहां पर इनके नेताओं ने कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की। सुरक्षा प्रदान नहीं, हमारे कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के पूरे नेता शहीद हो गए। और आज ये लोग बात करते हैं इन्हीं के नेताओं में। इंदिरा गांधी कह रहे हैं केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार थी, जांच क्यों नहीं करवाई? जांच करवाई रही थी एनआईए से कि उसी बीच सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और आज तक जांच नहीं हुई। 5 साल से पूरी हो गई ना, 5 साल
साल में आप जितना आरोप लगा रहे हैं उसमें एक भी जगह जांच क्यों नहीं करवाए? क्यों नहीं करवाए? नान का जांच क्यों नहीं करवाए? क्यों अखौड़वा का जांच नहीं करवाए? क्यों गर्भाशय का जांच नहीं करवाए? क्यों नक्सल हमला हुआ था उसका जांच नहीं अब करवाए? ये जब आएंगे क्यों नहीं करवाए? आप इस बार अच्छा चलो, रमन सिंह की सरकार इस बार आप लोग कह रहे हैं आ रहे हैं, मतलब मुझे बिल्कुल पता आएगी, नहीं। सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार आएगी। आप लोगों ने मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। इन्होंने भी वैसे हैं, चेहरा ही नहीं है, चेहरा नहीं है। कहाँ से मुख्यमंत्री का नाम ऐलान करेंगे? अरे राजनांदगांव के विधायक नांदगांव में प्रचार नहीं कर रहे, बेटे के भरोसे चुनाव लड़े, ये लोग हमको बताएंगे। उसका जवाब दे दूं मैं। उसके पास इतने अच्छा चलिए, भारतीय आपकी अगर आप कहते हैं कि आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? पार्टी तय करेगी और विधायक दल तय करेगा। हम तय नहीं करेंगे, वो हाईकमान तय करेगी। ये देखिए, मैनिफेस्टो जारी नहीं मैं बोलूँ भाई साहब एक सेकंड, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि मैं रमन सिंह के गढ़ में खड़ा हूँ। ये रमन सिंह की सीट है, यहीं से वो लगातार जीत रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने अनुशासित हैं कि ये नहीं कह रहे हैं कि रमन सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ और इशारा आ रहा है क्या? अरुण साहु जी का नंबर लगेगा क्या इस बार? अरुण साहु जी का नंबर। पार्टी लेते छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, बोल रहे हैं। एक सेकंड जब सुनिए ना, एक मिनट रुक जाओ। जब एक सेकंड 2 मिनट जब डॉक्टर रमन सिंह कांग्रेस इतने दहशत में है कि एक झंडा लगाने वाले युवक को मिलकर रात के मारा जा रहा है, और दूसरी बात वॉल पेंटिंग है, उसको रात के चूना में पोता जा, इतनी दहशत, बाप रे। इनके ऊपर भरोसा नहीं करना। जब डॉक्टर रमन सिंह जी के विषय पे आपने कहा तो मैं यही कहना चाहूंगा, जब पहली बार डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे तब भी पार्टी हाईकमान ने तय किया था। अभी भी चुनाव के बाद में विधायक दल और पार्टी हाईकमान ही तय करेगी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। वो कैद पर्यवेक्षक आते हैं, उनकी अब उम्र हो गई है। डॉक्टर रमन सिंह आज भी युवा है, युवाओं की पहली पसंद डॉक्टर रमन सिंह। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे नेता डॉक्टर रमन सिंह जी है, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा यहाँ का, छत्तीसगढ़ का। भाजपा का ऐसा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, उनका कहना यह है, भाजपा का ऐसा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा जो पहले से बिना पद में एनएसजी सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। इनके हारे हुए सांसद ये बोल रहे हैं, इनके हारे हुए सांसद जो यहाँ से अभी नहीं है, सांसद नहीं है, पूर्व सांसद है, उनके पास जेड प्लस की सुरक्षा है। इनके जो मेन सांसद है उनका एक गवर्नमेंट है। नक्सली क्षेत्र के सांसद दीपक बैज भी हैं, दीपक बैज कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी सिक्योरिटी नहीं है। रमन सिंह जी और उनके बेटे को सिक्योरिटी इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें जनता से डर लगता है, नक्सलियों से नहीं। जनता से डरते हैं, अपने कार्यकर्ताओं डरते हैं। ये लोग जो बात कर रहे हैं ये अपने नेताओं से नहीं मिल पाते, इनके नेता इनसे नहीं मिलते। आपस में बात कर लीजिए, मैं चला जाऊँ, माइक में बात करिए। अब ये बात कर रहे हैं कि अभिषेक सिंह जी और रमन सिंह जी की बात करें, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी मात्र सांसद हैं, सोनिया गांधी जी को क्यों एनएसजी की सुरक्षा मिली? और एक विषय और, राहुल गांधी जी के परिवार को आतंकवादियों ने मार दिया, इंदिरा गांधी जी को मारा, राजीव गांधी जी को मारा, इनके परिवार को खतरा है। क्यों खतरा है? रमन सिंह जी के परिवार से कौन शहीद हुआ ये बताएं, कौन शहीद हुआ उनके परिवार से? थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए भाई साहब, थोड़ा सा गहरी सांस लो। छत्तीसगढ़ में भाजपा का कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। मानपुर में बिरजू राम तारम की हत्या हुई सार्वजनिक रूप से, हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई। भाजपा का कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। और ये अगर एनएसजी सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा उनको जो सेंट्रल ने जो उनको सुरक्षा मुहैया कराया है, सेंट्रल ने उनको सुरक्षा मुहैया कराया, किसी कारणवश सुरक्षा मुहैया करा। और रही की बात सुरक्षा की, तो निखिल द्विवेदी जी को सुरक्षा प्राप्त है, पूछ लीजिए।
तो आप उसका भी कारण मुझे होगा। प्रोटोकॉल के कारण एक गार्ड मिला है। मैं एनएसजी सुरक्षा में नहीं घूमता क्योंकि आप पर्यटन बोर्ड के मैं खुद नक्सली हमले का मुख्य गाँव हूँ, नक्सलियों के खिलाफ केस लड़ रहा हूँ, जीरम घाटी दरबा कांडी में नक्सलियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं कोई जेड प्लस एनएसजी सुरक्षा की मांग नहीं कर रहा हूँ। अपने बेटे को जेड प्लस की सुरक्षा दिलाना, केवल जनता के डर से एनएसजी सुरक्षा और जेड प्लस सुरक्षा रमन सिंह जी घूम रहे हैं। अगुस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में रमन सिंह जी का नाम है। अच्छा चलिए अब इस चर्चा में आखिरी पड़ाव है। 1 मिनट भाई साहब, मेरी जल्दी बिल्कुल 20 सेकंड में। युवा को बेरोजगारी भत्ता तो छोड़िए, यहाँ छत्तीसगढ़ के युवाओं को महादेव स्कैम में 5,000 करोड़ का घोटाला करके उसमें डाला जा रहा है। और महादेव ऐप जैसे बड़े स्कैम में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का हाथ है। और भारतीय जनता पार्टी ईश्वर साहू को टिकट देके ये विश्वास दिलाना चाहती है कि आपके बेटे का जो भी हुआ है उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी साथ में है। उस पे बात हो गई है। एक सेकंड मुझे ये बताइए, आवाज पे भी बोलिएगा। आखिरी हिस्से में हम बातचीत कांग्रेस पार्टी के लोग जाने की हो रहे हैं क्योंकि बहुत देर से चर्चा चल रही है। भाई साहब एक आखिरी चीज बता दीजिए। कह रहे हैं आप लोग जाने की, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार वोट भाई साहब मैं बोल दूं, भाई साहब मैं बोल दूं, हाथ जोड़ मैं बोल दूं, वोट प्रतिशत और सीट क्या आकलन है इस बार कांग्रेस का? कांग्रेस की वोट प्रतिशत जो रहेगा विशेष रूप से राजनांदगांव की नहीं पूरा छत्तीसगढ़ में इस बार कंपटीशन जो है वो छत्तीसगढ़ की पूर्व में कितनी सीट आई उसको लेकर है, न कि सरकार को बनाने को लेकर। तो हमारा दावा यह है कि जितनी पूर्व में सीटें आई है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, उससे ज्यादा सीटों का आकलन है। ये तो थोड़ा रियलिस्टिक बात करिए, थोड़ा बात के दौर में कितना है, मतलब 65 पार वाला तो अब दावा लग नहीं। निश्चित रूप से इस बार भी जो योजनाएं आई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना जो लाई है उसके तहत निश्चित रूप से इस बार भी पूर्व के कंपेयर में ज्यादा है। ये कितनी सीटों पे सिमट रहे हैं आपके हिसाब से? इनको कितना आ रहा है? इनको मुश्किल से मिलने वाली है 20 से 25 सीट। लो भाई साहब, इन्होंने 5 साल के अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर 22 से 25 विधायकों की सीट बदल दी। इनके कई मंत्री काट दिए, है ना? विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं रहा। वो तो भारतीय जनता पार्टी भी करती है ना। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री और सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। आपके यहाँ भी तो 3 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो सांसद लड़ रहे हैं, कई मंत्री अपने गृह विधानसभा को छोड़ के बाजू वाले विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। अपने क्षेत्र को छोड़ करके कई मंत्री लड़ रहे हैं। इनका जो पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है पूरा डगमगाया हुआ है, गड़बड़ाया हुआ है। और जो नीचे से जो जनता से जो मिलना चाहिए था सपोर्ट, वो कांग्रेस को पूरे छत्तीसगढ़ में सपोर्ट मिल ही नहीं रहा। कितना सीट आ रहा है भारतीय जनता? हमारी 50+ सीट आएगी और निसंदेह रूप से सरकार बनाएंगे। इन लोग का भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो नहीं जारी कर पा रही है। अभी से हार मान गई, ना मैनिफेस्टो जारी कर पाई, ना सीएम का चेहरा है, बस झुनझुना लड़ा रहे, जीतेंगे। और गिरीश देवांगन जी को नांदगांव का भाषा बोलते हैं, उनका मामा घर दुर्गा चौक में। दुर्गा चौक के नागरिक गिरीश देवांगन जी को नहीं जानते, वो बोले मैं पहली बार सुना हूँ। इसको क्या बोलेंगे कांग्रेस? इसके बारे में बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया जानती है कि गिरीश देवांगन जी के मामा जो हैं दुर्गा चौक में जीवन टेलर वाले हैं। और निश्चित रूप से वो खुद गिरीश देवांगन के पास आके उनसे मुलाकात करके उनका समर्थन देने का कार्य कर रही है। लोग बोल रहे हैं कांग्रेस को आवास के लिए। एक बात बताइए, जो सरकार 5 साल से अपना खुद का भवन नहीं बना पा रही है, वो लोगों का घर क्या बनवाएगी? खुद का भवन जर्जर पड़ा हुआ है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यालय हैं पूरे देश में, मैं बोल लूंगा माइक हट गया आपके सामने से, भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में जितने कार्यालय टिप टॉप हो गए। कांग्रेस के कार्यालय में थोड़ा भी पैसा नहीं पार्टी में। मैं इसका जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी जनता के हित में काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजनांदगांव में अभी 14 समाज को मुख्यमंत्री जी द्वारा 5-5 लाख रुपए भवन के लिए दिया गया। हमारे पास खुद के लिए ध्यान नहीं है, क्योंकि हम जमीन से जुड़े लोग हैं, गरीबों का ध्यान रखते हैं। इनके जैसे रईस लोग नहीं जो केवल रईस लोग से पैसा लेके अपना माल खड़े कर रहे हैं, गरीबों का ध्यान। आवास योजना का पैसा कांग्रेस की सरकार खा गई है। आवास के नाम पे प्रधानमंत्री जी ने रोका है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं मोदी जी ने।
कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने रोका है, आप नहीं कह रहे हो रोका है प्रधानमंत्री मेरे भाई देते हैं आवाज, प्रधानमंत्री जी आवाज दे रहे हैं, नहीं रोके भाई। आवाज कांग्रेस की सरकार रोक रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का काम का क्या स्थिति मालूम कैसे आई है? हाँ। है? जब तक किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाएंगे चुनाव ही नहीं जीत सकते। कर्जा देते कर्जा मैं सिर्फ एक ही नारा इसी मुद्दे बोलूंगा। में चुनाव लड़ रही है। मैं सिर्फ एक ही नारा बोलूंगा, बदलबो बदलबो ए दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। ये देखिए, तो ये चुनावी नारे हैं और इसी चुनावी नारे पे हम चाहते नहीं थे कि हमारी बातचीत में चुनावी नारे हों, पर इस चुनावी नारे के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की ये सीट है राजनांदगांव, यहाँ की ये चुनावी चर्चा आपने सुनी। कौन सी बात आपको मज़ेदार लगी, इसमें कौन से सवाल थे जिन पर हम बात नहीं कर पाए, हमें सलाह मशवरा इस कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे बताइएगा, ताकि जब अगली चुनावी चर्चा करें तो उन सवालों पर भी बात करें। मेरा नाम है कुलदीप और कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा।